तनिवर्धन जी, आपका रेनेसा आईएएस के ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत है। और यस आज मैम, का थैंक यू जो सो मच मैम। हाँ उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन सारे स्टूडेंट्स को आप जो भी बताएंगे वो काफी उनके लिए मोटिवेशनल रहेगा और वो फाइनल एग्जाम वो भी क्रॉस कर पाए। इसके लिए आप उन्हें गाइड कीजिए। यस मैम, श्योर मैम। हाँ, तो सबसे पहले हम ही आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे आपका एग्जाम का मीडियम इंग्लिश रहा था, जी। तो वो भी बताएं। और अभी आप फिलहाल ये भी बताएं कि आप कहाँ हैं, किस पद पे हैं, कौन सा रैंक से चयनित हुए, ताकि सारे स्टूडेंट आपको फिर से सबको याद हो जाए। तो मैम, मेरा नाम सनी वर्धन है और मेरा चयन है झारखंड पुलिस सेवा में। डीएसपी में मेरी रैंक 9 थी और जनरल जो सीरियल वाइज रैंकिंग थी वो मेरी 26 थी। और मेरा मीडियम इंग्लिश था और मेरा लैंग्वेज भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर था। हम्म। और फिलहाल मैं झारखंड पुलिस की डीएसपी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर मैं फिलहाल अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और बस यही है इंट्रोडक्शन मैम। हाँ जी जी। सनी जी, जैसा कि आप बोले कि आपका लिटरेचर पेपर भी इंग्लिश यस रहा मैम। है, तो चूंकि यहाँ पर आप क्रेज देखते होंगे कि सारे स्टूडेंट्स रीजनल पेपर को ज्यादा लेते हैं, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश लेते हैं तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि वो कैसे पढ़ें कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करें। मैम, जैसे जो नो डाउट जो हमारा रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, ऐसा मोस्ट क्रेज उसी का है। बट हाँ आपकी चॉइस के ऊपर में, जैसे मेरे घर के आसपास खोरठा बोली जाती है, लेकिन हाँ। मैं उसमें जितनी फ्लुएंसी मेरी स्पीकिंग में थी उतनी राइटिंग में नहीं थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रिस्क नहीं लूंगा, बिकॉज आप जब एक राज्य स्तर की सबसे बड़ी परीक्षा को लिख रहे होते हैं तो हाँ। आप यू कैन नॉट रन विथ स्पेकुलेशंस कि ऐसा हो जाएगा, और कोई चमत्कार वाली चीज नहीं होती है। तो मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि अंग्रेजी में ही मेहनत कर लेता हूँ। और साथ ही साथ चूंकि हमारा सिलेबस काफी वास्ट है और बोझिल सा भी है, तो उस स्थिति में अगर आप कुछ लिटरेचर पढ़ लेते हैं, जिससे बहुत अच्छी अच्छी पोएट्रीज भी हैं। हाँ। पर्सनल मेरी फेवरेट रस्किन बॉन्ड की चैरिटी है इंग्लिश में। हम्म। तो थोड़ा एक काइंड ऑफ डिटूर भी हो जाता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में बस एक चीज का ख्याल रखना है कि अपनी मौलिकता जो आपकी है ना, आप उसको मेंटेन रखें। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि खोटा, नागपुरी या कोई सा भी आप रीजनल लैंग्वेज लेते हैं, लैंग्वेज का जो मेन इसेंस होता है वो उसकी ओरिजिनलिटी होती है। वो आप जो यूनिकनेस अपने आंसर्स में मेंटेन करते हैं, तो जो आपके इन्विजिलेटर हैं, या फिर इन्विजिलेटर नहीं, एग्जामिनर जो है, हम्म। लेटर्स तो खैर क्लास में होता है, तो जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको भी लगता है कि हाँ, ये जो एग्जामिनी है ये बेटर मार्क्स डिजर्व करता है और इसे मार्क्स दिए जाए। बिकॉज मेरे चाचा जी ये हमेशा कहा करते हैं और उन्होंने सिखाया कि परीक्षा जो होती है आपकी, उसमें आपके पर्सनालिटी की टेस्ट नहीं होती है, आपकी कॉपी की जांच होती है। हम्म। आपने अपनी कॉपी कैसी लिखी है इसका टेस्ट होता है। आप जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स एवर, बट इस पूरे सीजन में सिर्फ दो लोगों की चर्चा हुई, मबाप्पे और मेसी, क्योंकि उन्होंने अपना खेल दिखाया। तो आपको दिखाया। जिस चीज की जो रिक्विजिट है आपको उसको पूरा करना है। तो मेरे हिसाब से एक चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं ये सही बात है कि आप टीचर के सामने नहीं आ रहे हैं, कॉपी आ रही है, तो कॉपी को इतना बेहतर हम्म। बनाइए कि टीचर को समझने में दिक्कत ना हो। यस मैम। और ठीक वहां पे एक कोई है। भी एग्जामिनर है, वो दिन भर में इतने सारी कॉपीज चेक करता है, उसको चाहिए यूनिक चीज। हम्म। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि हाउ टू स्टे यूनिक इन योर टर्म्स, बिकॉज सिलेबस भी प्री डिफाइंड है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हर्षवर्धन शुक्ला पूछेंगे। पूछिए। मेरे प्रिपरेशन में इनका बड़ा योगदान है। जैसे हाँ रवि सर ने हम सबको एक चीज कही थी कि आप दिन भर में कम से कम एक आंसर राइटिंग करेंगे। वो हाँ। उन्होंने पीटी के बाद में ही एक वीडियो में कहा था। तो हर्ष का काम ये था कि ये रोज मुझे एट रैंडम एक टॉपिक देता था और कहता था कि इस पे लिखो। क्या लिखो वो बाद में उसको देखता था, लेकिन इसकी एक बड़ी अच्छी आदत रही कि इसने वो फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए रोज एक टॉपिक देना शुरू किया था। इस अच्छा चीज ने अच्छा। मेरी बहुत मदद की। नहीं चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राइटिंग स्किल कोई भी स्टूडेंट को फाइनली जगह दिलवाता है। चलिए हर्ष, क्या पूछना है पहले आप ही पूछिए भाई। प्लीज देखिए किसी के घर में नॉइस ना हो। हम्म। मैम, हाँ
हाँ मैम, हम तो सबसे पहले भैया को यही बोलेंगे कि पहला भारत दर्शन जो भी जहाँ जहाँ गया भैया, पंजाब, कश्मीर, हम्म। सब जगह के बारे में पहले बताए अच्छे से, हाँ खास करके कश्मीर के बारे में, और बीएसएफ जो ये लोग का हुआ था, बीएसएफ के साथ अटैचमेंट, उसके बारे में बताया भैया। हाँ, ठीक है सनी जी, देखिए बताइए। देखिए सबसे मैं यही कहूंगा कि हम ज्योग्राफी हम सब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के साथ साथ कल्चर के बारे में भी पढ़ते हैं, पर वो जो रियल टाइम एक्सपोजर होता है वो आपको तभी मिलता है जब आप घूमते हैं। एक बहुत फेमस कहावत है कि मोहनदास करमचंद गांधी जब भारत आए थे तो ही कैरिड द नेम एम के गांधी, लेकिन जब उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की तो वो महात्मा बन गए। हम्म। जितनी भी सर्विसेज हैं, आप स्टेट सर्विसेज देख लें या फिर सेंट्रल लेवल की सर्विसेज देख लें, हाँ आपको एक पूरे इंडिया में अलग अलग आइकॉनिक प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशन से अटैच कराया जाता है। जैसे हम पुलिस में है तो ऑब्वियसली हमारा फोकस पुलिसिंग के ऊपर में होता है, हाँ हाँ। तो उसी के अंडर हमें कश्मीर में और बाकी प्लेसेस पे, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में बहुत से प्लेसेस पे हमारा अटैचमेंट कराया गया था। तो इसमें बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो कि मैं अपने सारे, आई थिंक नॉइज आ रहा है, प्लीज। तो सारे जितने भी भाई बहन हैं हमारे जो सुन रहे हैं, ये कहता हूँ कि इसको एज अ मोटिवेशन लीजिए कि आपकी नॉलेज और आप अपने एग्जाम को अगर क्लियर करते हो तो आपको ये मौका मिलता है कि आप जो चीजें कॉमन सिविलियन के तौर पे एंजॉय नहीं कर सकते हो, आप सीख सकते हो, देख सकते हो। आप ऑब्वियसली यू कैन गो टू प्लेसेस बट यू कैन नॉट लर्न अ लॉट विदाउट बीइंग अटैच्ड, और आपको चीजें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो आपको समझ में आता है कि हमारा देश कितना विशाल है, उसकी डाइवर्सिटी कितनी अच्छी है, और आप एक तरीके से अपने लाइक सॉर्ट ऑफ नॉलेज को भी बढ़ा सकते हो उसके माध्यम से। हाँ तो अ, ये खैर मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आई थिंक अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हाँ, चलिए पहले किनको कोई क्वेश्चन पूछना है सर से, आप लोग पूछिए। हाँ, अभिजीत कुमार पूछिए। या हेलो सर। हेलो हेलो। लाइक मेरा मीडियम भी इंग्लिश है और आंसर हम्म राइटिंग आई गेस मैं कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ सर के साथ। बट कभी हम्म कभी ध्यान जैसे होता है कि नोटिफिकेशन आने वाला, नोटिफिकेशन आया तो उस समय ध्यान चल जाता है, कंप्लीटली छोड़ के पीटी पर फोकस करूँ, तो इस बीच में थोड़ा सा वो हाँ, आंसर राइटिंग स्किप होने लगता है। बट पता चलता है नहीं कि नहीं उसका, नोटिफिकेशन आने में देर है, हाँ तो देखिए ये चीज डायलेमा हमेशा मेरे रहती है कि नोट पहले पीटी को अच्छे से फोकस करूँ या आंसर राइटिंग हाँ, पूरा खत्म कर लूँ उसके देखिए बाद। जैसे मैं पुलिस में हूँ तो पुलिस की लैंग्वेज में बताऊंगा कि पुलिस में हमेशा आपको लड़ाई नहीं करनी होती है, हमेशा आपको युद्ध ही लड़ना होता है। आपको हमेशा प्रिपरेशन के लिए रोज पीटी, परेड, फटिक ड्यूटी, ये सारी चीजें कराई जाती है, वो इसलिए कि आप रियल सिचुएशन के लिए तैयार हैं। ये बोझिल सा लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये बोरिंग है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ जब एग्जाम नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो वो जो आपके आंसर्स का फ्लो है, टाइम लिमिटेड मिला है, आंसर्स उतने ही लिखने हैं जितने सबको लिखने हैं, लेकिन आप जब अपने आंसर्स विदाउट एनी ब्रेक लिखते हैं तो वो जो आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है ना, जब हम्म। एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पेपर आंसर पे शीट को चेक करता है तो फिर ऑब्वियसली बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स देता है। तो भले ही बोझिल लगे बट ऐसा नहीं कि आपको दिन भर आंसर लिखना है, आप आधे घंटे, एक घंटे, जैसा भी आपको आपका टाइम परमिट करे, कुछ समय आप खुद के लिए भी निकालिए, आंसर राइटिंग हमेशा करते रहिए। इससे आपकी फ्लो, कंसिस्टेंसी, और साथ ही साथ एक जो इनर्शिया क्रिएट होता है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी पेपर 2 मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ा है, जब से यहाँ से ट्रेनिंग में आ गया हूँ। अभी मुझे फिर से अगर कोई सडनली पूछ दे कि बैगा जनजाति और बंजारा जनजाति में डिफरेंसेस, ऑब्वियसली आई कैन टेल कि बैगा रिवर द टाइगर, लेकिन वो चीजें होती है ना, आप जब रिवाइज करते रहते हो तो आप फ्लो में रहते हो, तो वो रिवीजन कभी मत छोड़ो आप। और जब आप आंसर्स लिखोगे ना तो आपकी सोचने की क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, और जब वो चीज हो जाएगी ना तो आप इम्प्रॉम्प्टू चीजों को लिख सकते हो। तो सेंटेंस आपने कब अरेंजमेंट स्विच किया? प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप फ्लो में आप बने रहिएगा, फ्लो फ्लो इंपॉर्टेंट। हाँ पूछिए। तो आपने कब स्विच किया था कि कंप्लीटली अब मैं पीटी पर फोकस करूंगा, मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद ऐसा कोई टाइम? बीइंग ऑनेस्ट, पीटी पे फोकस तो शुरू से था बट मैंने आंसर राइटिंग पे फोकस हमेशा रखा था, क्योंकि पीटी आपको मौका देता है आंसर राइटिंग में लिखने का, लेकिन मेंस में ना आप देखो सबसे ज्यादा कंपटीशन पीटी में होता है, नो डाउट, लेकिन असली कंपटीशन मेंस में होता है, क्योंकि आप एक लिमिटेड सेट में बेस्ट ब्रेन्स के साथ compete करते रहते हो। और आंसर्स जैसे पीटी में क्या है, आपके पास 200 सवाल है ना, तो फ्लक्चुएशन का रेंज ज्यादा है, पर यहाँ क्या है 4 सवाल, 6 सवाल, 8 सवाल, इनमें ही डिफरेंस हो डिसाइड जाता हो जाता है।
तो आपको अपना एक मेटिकुलस एक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको रेगुलर लिखना है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने पीटी के पहले तक तो रोज 1 से 1.5 घंटे का अपना प्लान बनाया था, जो कि मेरे भाई ने रोज मुझे टॉपिक देता था, मैं लिखता था। बट आफ्टर माय प्रीलिम्स मैंने मार्क्स जोड़े तो लगा कि हो जाएगा, तो मैंने दिन भर में, मुझे लगता है कि मैं कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, और एग्जाम के पहले 12-12 घंटे में आंसर राइटिंग की है। और ऑब्वियसली ये बहुत काम आता है, ये भले बोझिल लग सकता है, पर आप किसी भी रैंडम चीज पे लिखते रहते हो ना, तो आपके अंदर एक सर्टेन फ्लो पैदा होती है, वो फ्लो आपके बहुत काम आती है। ओके, नेक्स्ट किन्हें थैंक यू मैम। पूछना है? अच्छा, जब तक ये सोचे आप बताइए सनी जी कि हम्म। खोरठा भाषा और इंग्लिश भाषा में अगर इन्हीं को चयन करना है तो वो किसको लें? देखिए, खोरठा का जो लिटरेचर है ना, वो इमोशनल ज्यादा है, और हम्म, साथ ही साथ उसमें रोमांटिसिज्म है। मतलब हम्म, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि रोजमर्रा की चीजों को काफी अच्छे तरीके से, लिटरेचर पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हाँ, रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप अगर अच्छे हैं, अगर आपको उसमें एक्सप्रेस करना आता है, तो मेरे हिसाब से यू शुड गो फॉर खोटा। हम्म, पर अगर आपको लगता है कि रिटन पार्ट में, क्योंकि जो राइटिंग होती है ना, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं खोटा में, हम्म, हम्म, तो अगर आप उसमें श्योर नहीं है, तो फिर आप इंग्लिश को भी ले सकते हैं, हिंदी को भी ले सकते हैं। पर हाँ, खोटा के साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उसमें उसका सिलेबस कंपेरेटिवली, मतलब जहां तक मुझे समझ में आता है, कंपेरेटिवली हम्म, काफी कंड्यूसिव है। हम्म, आप एक बार भी अगर उसका सिलेबस पूरा कर लेते हैं, तो बहुत सी चीजें आपकी मेमोरी में रहती हैं, और आप उसको मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, हाँ एक चीज होती है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि वो पेपर ही पूरा नहीं कर पाए थे खोटा का, हम्म। मेंस में। हाँ, बहुत तो कुछ आपको अपनी मेंस की आंसर राइटिंग स्पीड भी बढ़ा के रखनी है, क्योंकि आप देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हो, और हम्म, देवनागरी में ऑब्वियसली स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, कम फ्लो होती जो है। होता है वो थोड़ी कम हो जाती है। हम्म, ठीक है। और नेक्स्ट किन्हीं का क्वेश्चन सर से? इंद्रजीत जी पूछिए। नेक्स्ट किन्हें पूछना है? अच्छा, आप ये सजेस्ट कीजिए सनी जी स्टूडेंट्स को कि वो अपनी तैयारी कैसे करें, मेंस पीटी किस तरीके से वो तैयारी करें? देखिए, सबसे पहली बात कि आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा कि बीपीएससी ने भी अब नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दिया है, हाँ, और मेरे हिसाब से अब झारखंड इकलौता स्टेट है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं है। तो इसको इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के जैसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जहां नेगेटिव मार्किंग आता है, वहाँ चांसेस है कि आपने जो स्कोर बनाया है, उस स्कोर से भी मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। हम्म, आप मतलब फ्री हैंड से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में जो आने वाली पीटी है, उसकी तैयारी आपको ज्यादा अच्छे तरीके से करनी है, ताकि आप अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाओ। यू कैन नॉट मिस द बस। हम्म, चांसेस है कि अगली बार जब नेगेटिव मार्किंग हो जाए, तो पीटी और ज्यादा टफ हो जाए। ठीक है। टफ हो जाएगी, सही बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने पीटी की तैयारी में सिलेबस वाइज करें, और दूसरी चीज है, अभी जैसे जो गवर्नमेंट डेटा है ना, वही आपका सबसे क्रेडिबल डेटा होता है। जैसे एग्जांपल हम्म, के तौर पे, अगर इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा कहा गया है कि झारखंड के 75% लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, तो हम्म, दिस इज द डेटा, दिस इज द मोस्ट क्रेडिबल डेटा यू आर सपोज टू कोट। और वही चीजें हम्म, क्वेश्चंस में भी आती है। आती ठीक है। है। तो इकोनॉमिक सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है, चाहे आप हम्म, नेशनल लेवल का पढ़े या स्टेट लेवल का पढ़े। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पूरा कर लेते हैं, देखिए बजट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि बजट हाँ, में चीजों को प्रपोज किया जाता है कि भाई ये हाँ, होने वाला है। पर हम्म, इकोनॉमिक सर्वे पूरे साल का लेखा जोखा होता है कि क्या क्या चीजें हुई। और हम्म, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, उसके चैप्टर 13 के ऑनवर्ड्स आप देखेंगे, झारखंड के कल्चर के बारे में भी बहुत सी चीजें दी गई हैं। जैसे हाँ, इस बार के पीटी में भेनुसारी डांस के बारे में क्वेश्चन था, वो इकोनॉमिक सर्वे 2019 में डिस्कस था कि ये डांस होता है हमारे यहाँ। तो कहीं ना कहीं से जो जो पेपर सेटर होता है, वो उसको इन्फ्लुएंस लेने के लिए ये गवर्नमेंट डेटा की जरूरत पड़ती है, तो वो उसको नहीं छोड़ना है। नंबर 2 पे आईपीआरडी की जो वेबसाइट है ना झारखंड सरकार की, उसपे हम्म, बहुत सा ऐसा डेटा आता है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे झारखंड सीसीटीएनएस, आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है। हाँ, प्लीज सब ध्यान दीजिए, सर बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। आईपीआरडी की वेबसाइट पे ना बहुत सा जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन का डेटा होता है, वो गाहे बेगाहे आपके लिए बहुत काम का सिद्ध हो सकता है। हम्म, और जहां तक बात है आपका पेपर 1 का, तो अगर हम शुरू करते हैं, तो पेपर 1 में मेरे हिसाब से
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 चीजों में आई डोंट थिंक ये किसी को गाइडेंस की जरूरत है। मुझे लगता है अगर रवि भैया का या फिर मतलब रेनेशा आईएएस का प्लेलिस्ट भी देख ले तो रिवीजन के लिए सफिशिएंट मटेरियल है। लेकिन फिर भी इसमें ध्यान रखना ये है, जो मैं एक सजेशन दूंगा कि जो लिटरेचर एस्पेक्ट होता है ना, जैसे हम्म, सर्टेन, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम ये किताब हाँ किन्होंने लिखी, कालिदास, या जैसे हाँ कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊं कि राज तरंगिनी कालन ने हम्म, लिखी थी, तो हम्म, राज तरंगिनी का थीम क्या था या फिर उसमें किस बारे में चर्चा थी। आजकल इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, हाँ तो घुमा फिरा की चीजें आती हैं। और ज्योग्राफी की जहां तक बात है, तो अब अप्लाइड ज्योग्राफी का पार्ट आ गया। अप्लाइड ज्योग्राफी का मतलब ये हुआ कि आपसे कोई सीधे नहीं पूछ रहा है कि हिमालयाज की एवरेज हाइट कितनी है, हम्म, आपसे सर्टेन जो चीजें न्यूज में थी उनके बारे में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। किया जाए, हाँ जैसे जस्ट एग्जांपल कि अभी रिसेंटली झारखंड सरकार ने बूढ़ा पहाड़ को घोषित किया कि ये नक्सल मुक्त क्षेत्र हो चुका है। तो हाँ अब इससे क्वेश्चंस आपको ये पूछ सकते हैं कि बूढ़ा पहाड़ जो है वो कौन से जिले में पड़ता है। जिले में तो ये सब पड़ता चीजें है, आप हाँ हाँ। हाँ और पॉलिटी जो है वो जीपीएससी के पेपर में जो 5 सवाल पॉलिटी के आते हैं, मेरे हिसाब से पॉलिटी वाले सवाल, और इकोनॉमिक्स तो थोड़ा टफ भी हो जाता है, बट पॉलिटी के 5 सवाल किसी को गलत नहीं करना है। नहीं अगर कर, आप हम्म, सिंपल, जैसे मैंने कहा, लूसेंट की किताबें पढ़ते हो या लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हो, पॉलिटी के आपको सारे सवाल कर लेने, क्योंकि वो सबसे स्कोरिंग होता है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हम्म, फिर इकोनॉमिक्स देखो, इकोनॉमिक्स ना सब वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है जेपीएससी के सिलेबस का, पीटी और मेंस का। इकोनॉमिक्स में आजकल बहुत से ना राइटर्स हो गए हैं जो अलग अलग चीजें लिखते हैं, या फिर अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे हेयर कट के ऊपर चर्चा हुई, अभी आईटी सेक्टर का जो स्लम्प ग्रोथ था उसके ऊपर चर्चा हुई, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एज सच बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पीटी में नहीं आते हैं, बट हाँ, आपको सिलेबस कंप्लीट करना सबसे बड़ा टारगेट है। और पेपर 2 में तो आप समझ लो कि जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे सीएनटी एसपीटी, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इस बार भी जो पीटी का क्वेश्चन था उसमें सीएनटी एसपीटी से थोड़े डीप ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, बट आपने प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि 95% टाइम्स ये होता है कि जो सवाल आता है ना वो आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्लियर है। और जैसा मैंने कहा, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, अब ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन में ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी आ जाती है, जैसे हम्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, या फिर जो रिसेटलमेंट की पॉलिसी हो गई, या फिर सरेंडर पॉलिसी हो गई, या इवन बहुत से एस्पेक्ट्स में जैसे नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आती है उसके हाँ, कोरिस्पॉन्डिंग स्टेट अपना एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करता है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। और ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो एकदम डायरेक्ट नहीं आते हैं, थोड़े इनडायरेक्ट और लॉजिकल बेस्ड भी आते हैं आजकल। हम्म, तो थोड़ा बहुत लॉजिक अप्लाई करना है। जैसे अगर आपको याद होगा तो पीवीटीजी डाकिया योजना में जो क्वेश्चन आया था पीटी में, उसमें 25 किलो और 35 किलो का कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया स्टेटमेंट गया दिया था, हुआ था। हाँ अब हाँ जिन्होंने जिन्होंने स्कीम के बाकी लाइंस को अच्छे से पढ़ा होगा उनका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ हाँ, होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे याद है टोकन मनी का क्वेश्चन था कि ट्राइबल्स के इलाज के लिए सर्टेन हॉस्पिटल्स ओपन हुए हैं, उनमें टोकन हम्म, मनी लगता है। तो हम्म, थोड़ा बहुत लॉजिक अप्लाई करना है कि भाई जब वो ऑब्वियसली बना है ट्राइबल्स के लिए, या जो भी सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, तो टोकन तो मनी का उसके लिए कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा उसमें। नहीं होगा, तो सही बात है, हाँ, हाँ, तो और चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ये रिस्क ले सकते हो। ये लिया निगेटिव लेना मार्किंग रहता चाहिए, तो मैं कहता कि आप नहीं लो, हाँ पर आपको ऐसे। लेकिन हाँ, अब ये चीज होता है ना कि जब आप मेंस का आंसर राइटिंग साथ में करते रहोगे तो आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग ऑब्वियसली बढ़ेगी। बढ़ेगी। फिर हम और मेंस जो, पे आते हैं। हाँ, और जो भी जैसे बोलिए कि मैम। कोई भी जीएस का तैयारी कर रहा है, कोई भी करेंट, तो डायरेक्ट फैक्ट मतलब याद नहीं करे, बल्कि उसके हम्म संबंध में जो भी जानकारी दिया गया उस पर भी फोकस रहे, ये बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट है। संजय जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। मेरा संजय, क्वेश्चन है कि मेरा क्वेश्चन है कि पीटी और मेंस के जो रिवीजन का स्ट्रेटजी आपका क्या था और कैसा मना हाँ, करना उचित रहता है? और बहुत अच्छा। लास्ट हाँ, टाइम में रिवीजन आप किस टाइम करते थे? देखिए मैंने कहा ना कि आप शुरू शुरू से ही आप रोज अपना आंसर राइटिंग करते रहेंगे, तो जब आपका पीटी हो जाता है, जब आप मेंस में आने लगते हो ना, तो उस समय आपको नई चीजें उतनी ज्यादा नहीं लिखनी है, बट पुरानी चीजों को अवलोकन करना है, उसको देखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस बार मेंस में क्वेश्चन था जिसमें था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या जितने भी लोग देख रहे हैं, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एक ऐसा सवाल है जिसमें हम सब ने नहीं भी हो तो 6-7 बार जरूर लिखा होगा और हमने पढ़ा होगा, राइट? तो मैंने ये पहले भी प्रैक्टिस किया था, और फिर जब एग्जाम हॉल में मुझे सेम सवाल मिला तो मेरे पास आई हैड abundance ऑफ मटेरियल एंड abundance ऑफ थिंग्स टू राइट अबाउट। अब जो बात आती है रिवीजन की, तो रिवीजन को आप छोटे भागों में बांटें और डेली टारगेट्स को पूरा करें। देखिए,
आप एक बार में बड़ा टारगेट लेके चलते हैं कि आप एक हफ्ते में दिस 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 करेंगे, तो आप उसमें डेविएट हो सकते हो। पर अगर आप डेली बेस्ड का टारगेट लेके चले, आप रात में सोने से पहले टारगेट कर लें कि अगली सुबह मुझे ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम को रिवाइज करना है, मुझे हिस्ट्री में लिटरेरी सोर्सेज ऑफ आर्ट को रिवाइज करना है, मुझे इकोनॉमिक्स में बजट का स्ट्रक्चर रिवाइज करना है, तो अगले दिन ना आपके पास क्लियर कट आइडिया होगा कि आपको ये चीजें पढ़नी है। और जिन शीट्स पे आप प्रैक्टिस करें उनको स्टेपल करके अपने पास रखें या किसी कॉपी को अपने पास रखें, जिसको आप बाकी टाइम में देखते रहें। आप याद रखिए हमेशा इस चीज को, जो आंसर्स आपने लिखे हैं ना, जो आपकी खुद की लिखी हुई चीज है, अगर आप उसको फिर से पढ़ते हो, वो आपके दिमाग में एच्ड हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में आपको अपने पांडित्य का परफॉर्मेंस देना है, आपको एक एग्जाम को अच्छे से टैकल करना है, आपको गिवन टाइम लिमिट में पेपर को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने फ्लो को मेंटेन रखें। और फ्लो को मेंटेन रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बार बार उसको प्रैक्टिस करें। एक पुरानी कहावत है कि आप 1000 स्किल्स को एक एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लेथल नहीं बनोगे, पर आप एक स्किल को 1000 बार प्रैक्टिस करोगे यू बिकम लेथल। एंड ट्रस्ट मी, जेपीएससी के मेंस में बिल्कुल से बाउंसर्स नहीं आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही आते हैं। तो मेंस के लिए ये स्ट्रैटेजी हो गई। पर उसके लिए आपको एक बार मेंस का पूरा सिलेबस मतलब एग्जाम के पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट करना होगा, तभी आप कॉन्फिडेंट रह पाएंगे। और सेम स्ट्रैटेजी आपको पीटी में करनी है। बस फर्क ये आता है कि पीटी में आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लगातार करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम हॉल में ऑल ऑफ सडन बहुत सा बर्डन नहीं मिलता। बहुत से स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ, उन्होंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की थी और अच्छी मेहनत करने के बाद, अच्छी तैयारी करने के बाद पीटी में कुछ मार्क्स उनका रह गया था। तो पीटी क्या है ना, पीटी आप क्लियर करते हो तभी पूरे साइकिल में आप आते हो। नहीं पीटी हुआ तो फिर आप बाहर हो जाते हो ना, फिर आपको वेट करना पड़ जाता है। इसीलिए आप छोटे छोटे टारगेट्स के साथ बढ़ो। एंड ट्रस्ट मी, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना, द मोर यू स्वेट इन द फील्ड लेस यू ब्लीड इन वॉर। नेक्स्ट किन्हीं का क्वेश्चन? नेक्स्ट किन्हीं का क्वेश्चन? सनी जी, आप लोग के भी टाइम में जब आप एग्जाम दे रहे थे तब भी आप देखें कि आंदोलन वगैरह हुआ, पीटी के जस्ट बाद आंदोलन वगैरह हुआ, और हाँ ये सिलसिला 6 जेपीएससी में भी हुआ, और उम्मीद है कि नेक्स्ट बार भी होना ही होगा ही। हाँ। तो वैसी स्थिति में स्टूडेंट अपना मेंटल स्टेटस को कैसे बनाए रखें, कैसे वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखे, इसके लिए आप कुछ क्या एडवाइस देना पसंद करेंगे? देखिए, मैं एक एडवाइस देता हूँ कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो सैनिक युद्ध नहीं लड़ते, सैनिक अपना काम करते हैं। वैसे ही सबका अपना रोजगार है, एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क। डिपेंड आप पे करता है कि आप सोशल मीडिया से कितने ज्यादा प्रभावित होते हैं। हाँ, एक फ्लैट अर्थ थियोरी होती है, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको मिलेगा कि बहुत से देश के कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया फ्लैट है और हमें एक कंस्पिरेसी के तहत बताया जाता है कि दुनिया गोल है, राइट? हाँ, तो जिसको जिस चीज में बिलीफ है वो उसमें बिलीव करता है। एज ए स्टूडेंट मैं समझता हूँ आपका समय बहुत कीमती है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों को थोड़ा आप कम करें, तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग को प्रभावित करने वाली चीजें थोड़ी कम आएंगी। आपको देखिए इसी में करना है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट अनदर वर्ल्ड फॉर थिंग्स। और आपका समय सबसे कीमती है, इसीलिए यूट्यूब पे लाखों वीडियोस फ्री में पढ़ें, क्योंकि आपके समय की कीमत उन वीडियोस के कॉस्ट से ज्यादा है। तो अगर आप उन सब चीजों पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू लूज योर टाइम। बट अगर आपके पास बहुत समय है तो यू कैन गो फॉर इट। तो वो समय ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट के लिए परेशानी का होता है, क्योंकि आप जब एक स्टूडेंट होते हो तो आपको सबसे पहले लगता है कि आपका करियर सिक्योर हो जाए। तो वो ऑब्वियसली डिवेट करता है, आपको थोड़ा बहुत फील होता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, पर आपने एक बार ये सोच लेना है कि आप उस चीज को क्यों कर रहे हो। और आप एक बार आप घूम के अपने परिवार की तरफ देख लो, अपने समाज की तरफ देख लो, आपको लगेगा कि वहीं पे ज्यादा कंटेंट हैज कंपेयर टू व्हाट द कंस्पिरेसी एंड डिफरेंट आंदोलन थियरीज आर टेलिंग। मतलब ये मेरी पर्सनल चॉइस है, यू कैन डिसएग्री विद दैट। पर मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए आपकी प्रायोरिटी पहले से सेट होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी सेट होती है, नो डाउट मेहनत करते हैं। और देखिए कंपटीशन बहुत आने वाला है अभी। जिनकी अच्छी जॉब्स थी आईटी सेक्टर में, उन्हें भी जॉब से निकाल दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने ज्यादा कॉम्पिटिटिव युग में जी रहे हैं। तो इसको एज अ चैलेंज लीजिए और अपने आप को डिविएट होने से रोकिए। एंड एक बार आप जब इस चीज से ओवरकम हो जाते हो ना, तो फिर आप इनविंसिबल हो जाते हो। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। सही बात है। और सारे स्टूडेंट को जिनको अपना टारगेट फिक्स है उनको इधर उधर पे ध्यान नहीं देना चाहिए और अभी मिसगाइड ये करना।
मिस हाँ गाइड रवि करने सर वालों ने की संख्या हाँ काफी है। रवि सर ने कल या परसों एक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था जिसमें मार्टिनेज जो गोलकीपर फेमस है उसके बारे में कहा कि 2018 में मार्टिनेज ने स्टैंड में बैठ के पूरे का पूरा मैच देखा था। अगर हाँ, मार्टिनेज ये सोच लेता कि भाई मुझे क्या, मैं तो ऐसे ही मैच देखूंगा, तो इस वर्ल्ड कप में वो बेस्ट परफॉर्मर नहीं होता, लेकिन ही नहीं इज अ बेस्ट होता। हाँ, परफॉर्मर। हाँ, तो लड़ना तो आपको पड़ेगा। देखो आप, हमारे स्पोर्ट्समैन अच्छा नहीं खेलते हैं तो उनको बहुत सी चीजों को फेस करना पड़ता है, बट अगर वो भी यूट्यूब पे देखने लगे कि कैसे उनके खिलाफ वीडियोस चल रहे हैं या फिर ये चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको फर्क पड़ेगा। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो, एंड ट्रस्ट मी योर टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका समय सबसे बड़ी ताकत है आपकी, और अभी आपके पास समय है, एनर्जी है, उस चीज को आप चैनलाइज करिए, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट होगा। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना है सर से? आशीष जी, क्वेश्चन पूछना है आपको? हाँ, पूछिए। इवनिंग मैम, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है, छोटा छोटा। हाँ हाँ कि बिल्कुल, गो ऑन। सबसे पहले कि रिवीजन को आपने दैनिक जो रूटीन में आपका था, तो उसमें आपने कहाँ तक महत्व दिया? मैंने डेली आवर्स में आप कितना समय देते थे? और हाँ या प्रायोरिटी को अगर बता पाए तो। सेकेंड कि आपने जो मेंस एग्जाम लिखा तो सभी सब्जेक्ट में अपार्ट फ्रॉम साइंस का तो खैर 32 मार्क्स का था, हम्म, अदर्स को आपने कितना वर्ड्स में नॉर्मली आप लिखे हैं? हम्म। और थर्ड वन की आपका प्रेफरेंस क्या था? फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था? हाँ मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिसिंग था ही, और फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली मुझे पुलिस सर्विस ही मिली। लेकिन ये चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आपका क्वेश्चन है ना वर्ड लिमिट के बारे में, वो सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए वर्ड लिमिट जो होता है ना, आप उसकी चिंता अभी मत करिए। आप अभी मैक्सिमम इस चीज को देखिए कि आप अपने कंटेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपके पास अच्छा खासा वक्त है, एंड आपके पास एक बार जो कंटेंट रेडी होगा ना, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था, उसमें मैंने जो लास्ट क्वेश्चन था बजट पैक किया था, उसके लिए मुझे बस 3 पेज बचे थे, क्योंकि बाकी मेरे 48 पेजेस का वो शीट होता है, मेरे 45 पेजेस यूज हो चुके थे, तो मेरे पास पेज ही नहीं बचा था। मेरे इन्विजिलेटर जो थे, ही वॉज अ जेंटलमैन फ्रॉम रांची। तो उन्होंने कहा कि बेटा या तो तुम फेल करोगे या तो तुम टॉप करोगे। तो उस चीज से बिल्कुल आप चिंता मत करिए, अभी बहुत वक्त है। और एक बार आप फ्लो में आ जाएंगे ना, तो फिर आप 10-12 शीट्स आराम से कर लोगे। और वर्ड लिमिट की अगर बात की जाए ना, तो वर्ड लिमिट में इस चीज का ख्याल रखें कि आप पूरे के पूरे पेज को नहीं भरे, आप स्ट्रक्चर को रिडिफाइन कर ले। जैसे मैं इस चीज पे एक स्पेसिफिक बात कहूंगा, इट्स अ डेविएशन फ्रॉम योर क्वेश्चन, बट आपका जो कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर अगर पहले से आर्टिकुलेटेड रहे, जैसे किसी प्रेजेंटेशन के लिए कैसे आप पहले से तैयारी करते हैं, तो आप अगर पता होगा कि आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, फिर आपको कंटेंट्स पे आना है, फिर कंटेंट्स को डाइवर्सिफाई करना है, फिर एक कंक्लूजन पे आना है, तो फिर आप एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ उसको बढ़ सकते हो। बट अगर वो स्ट्रक्चर आप प्रिपेयर नहीं करोगे ना, तो आप क्या होगा, आपको लगेगा कि आपने पेजेस तो भरे बट मार्क्स नहीं आए। और जहां तक मेरी बात है ना, तो ऐसा नहीं था कि 14 घंटे या 12 घंटे, जो टाइम आपको 8 घंटे पढ़ लिए वही बहुत है, 8 घंटे, नौ किसी का घंटे घर से ठीक हो साउंड जाएगा। आ रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए। हेलो। हाँ, ठीक है सर, हाँ कंटिन्यू कीजिए। तो ये चीज है ना कि आप अगर एक दिन 14 घंटे पढ़ लोगे ना, तो अगले दिन आपको इतनी थकान हो जाएगी कि आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का। आपको रोज पढ़ाई करनी है, और अगर आप रोज सिर्फ 4-5-6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो धीरे धीरे आपका मोमेंटम बढ़ेगा, और आप मोमेंटम बढ़ा के फिर एग्जाम के समय ऑब्वियसली 8-10 घंटे आराम से पढ़ सकोगे। एंड अभी का जो सीजन है ना, ये पढ़ाई करने के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि अभी गर्मी नहीं होती है। गर्मी में ना आपका एफिशिएंसी जो होता है वो डाउन हो जाता है, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज करें। और अगर आप विंटर्स में लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना, तो आपका जो इनर्शिया है, ट्रस्ट मी दिस मसल्स डू हैव एन इनर्शिया थिंग। आप अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपको सोच के लग सकता है कि ऐसे शुरू करोगे, इंट्रोडक्शन, देन कंटेंट, देन यू विल डाइवर्सिफाई, देन यू विल कम टू द कंक्लूजन पॉइंट, फिर उसको कंक्लूड करोगे। पर वो चीज दिमाग में रह जाएगी, वो हो नहीं पाएगी। प्रैक्टिस करते रहो, इसका इनर्शिया को तोड़ते रहो। और हाँ, डेली रूटीन की जहां तक बात है ना, तो अपना एक रूटीन आप बना लो, अपना अपने हिसाब से बनाओ। अगर आप काम कर रहे हो ना, तो अपने काम को भी उतनी ही तरजीह दे दो, और उसमें मैनेज कर लो। एंड कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको 8 घंटे ही पढ़ने हैं। अगर आप 4 घंटे अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक ट्रस्ट मी, आप एक हफ्ते इस चीज को ट्राई करके देखो, एक फिक्स टाइम पे फिक्स चीज को पढ़ के देखो,
4-4 घंटे, 3-3 घंटे, एक हफ्ते के बाद यू विल बी बिकमिंग अ मास्टर इन दैट सब्जेक्ट और दैट टॉपिक। सही बात है। कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई में ज्यादा स्टूडेंट इम्प्रूव हाँ, करता है। एंड ये टाइम सोशल मीडिया जो है ना, इससे आप थोड़ा दूरी बनाओ। इवन टू बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें होती हैं, सब फ्री में होती हैं, जस्ट बिकॉज कि वो बदले में आपका टाइम ले रहा है। आपका टाइम सबसे कीमती है। हाँ दैट्स सर। द पॉइंट। नेक्स्ट किन्हीं का क्वेश्चन? जी थैंक यू। ओके, Yeah, ma'am, this is Chandan. Can I go ahead? हाँ बोलिए, सर से पूछिए। Good evening, ma'am. Good evening, गुड Ravi sir. इवनिंग। हाँ And good evening, Vardhan sir. First of all, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। yeah, would like to congratulate you, sir. I know it's a long time now, but sir, just two things I would like to know from you. Like, first thing, any myths or misconception that you want to clear, that we as a candidate usually had while, doing the preparation. And second thing, what was or is your inspiration, means powerhouse, who motivated you all the time to go ahead and achieve your success? First of all, thank you, Chandan, for this elation, and I really feel good that you congratulated me. But trust me, this congratulation shall go with you in the next time, and I am 100% sure we will be sitting a few months ahead in the Renesha IS Zoom meeting, and I'll be watching you delivering something for all the students. And now, coming about the misconception thing, see, the first misconception that I say is सबके लिए मैं ये कह देता हूँ कि ऐसा लगता है कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा फिर मौज, ऐसा नहीं है भाई। पढ़ाई आपको करती ही रहनी। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे 1 घंटा मिलेगा ऑलमोस्ट, मुझे इस 1 घंटे में पढ़ना है क्योंकि अगले महीने से मेरा एग्जाम है और हर एक वीक थर्सडे को टेस्ट होता है, उसके साथ में अपना फिजिकल ट्रेनिंग भी करना है। So never you think that just you clear the examination and everything will be just all, happy go lucky. You're supposed to work hard. You have been working since long because as you have chosen to be a servant, you're supposed to work. And trust me, guys, this is the high time. You guys are just full of energy and enthusiasm. Utilize it and channelize it, and you shall be clearing. Another misconception that we get is if you do things like with a lot of intensity, you would be getting a goal. No, trust me, you do not have to fatigue yourself or exhaust yourself totally in the process. You're supposed to keep it like a marathon. You're supposed to run each and every time, each and every day. Every morning you wake up, you obviously know that notification has not come, but you have to keep training yourself. I know there will be a lot of people who will be saying notification nahi aaya hai to hum kyun padhai kare. But trust me, if you are well prepared for things, examination will not be a fear for you, and you shall be going with full confidence in dealing with things. And not only that, if you make sure that yes, mains is perfect, you are good to go, you will be giving out your confidence in the interview as well. Okay, now coming to the second part about the inspiration thing. Basically, I belong to a very humble family that has been blessed with Ma Saraswati. So my parents who are teachers and my grandparents who always have been boosting me for things, they have been my prime inspiration. And during the phase of COVID, I did see that police was the only force that was visible on the road. Call it a tough nut to crack or call it a very brute force that was supposed to keep the people inside their houses. But police was doing their job, and I felt that okay, this is good. And trust me, before coming to the service, I was also not knowing that this is so tough. Like every day, my day begins at 3:30 a.m. and it ends up somewhere like 11 p.m. And this is just training. I'm not even working full time. The work is only a part of my training. But when you are going to work for the whole period of the day, you can assume that how tough it will be. So always take this thing outside from your mind that everything will be all fine if you clear the examination. You are a student, and even when you get through the exam and come to the system, you shall be a student. Throughout your life you shall be a student, you shall be learning things, you shall be making up things, and this is how your motivation should go. That's how it goes. Thank you, sir. और किसी का क्वेश्चन है सर से? क्योंकि सर का भी टाइम, सर को भी पढ़ना है। होता ही है। हाँ। और शनिवर्धन जी, आप ये देखो, बताइए। हाँ बोलिए। पुलिस से कोई संकोच की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज देखता हूँ कि पुलिस सर्विसेज में आने के बाद बच्चे थोड़ा संकोच करते हैं बात करने में। ये चीज बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। मुझे 4-5 महीने ही हुए आए हुए।
एंड एवरी अदर पर्सन इज जस्ट लाइक अ कॉमन ह्यूमन बीइंग। आप सवाल पूछ सकते हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या जो भी है पूछ सकते हो। अल्टीमेटली स्टूडेंट ही रहना है भाई। जैसे आप लोग को एग्जाम की टेंशन है, वैसे हमें भी टेंशन होती है, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप if you ask the question ना, you yourself will be pondering into things। और सवाल जरूरी है। हाँ, और पुलिस और पीपल में अगर जितना ज्यादा बातचीत हो उतना ज्यादा प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट होता है, और कम बात होने से प्रॉब्लम कम हाँ सॉर्ट बिल्कुल आउट बिल्कुल, होता वो जरूरी चीज है। है। हाँ, किन्हीं का और कोई क्वेश्चन सर से? शायद अब किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो So should सभी, we call it a day? हाँ, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे भी फिर कभी जरूरत पड़े फिर सनी जी आप आइए और सब। हाँ हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था सनी जी। ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप जितने भी स्टूडेंट हैं अभी एग्जाम लिखना चाहते हैं, अभी नेक्स्ट एग्जाम 11th जेपीएससी में अपेयर होना चाहते हैं, उन लोगों को अपने तरफ से बताइए, और आपका क्या विचार है रेनिशा आईएएस के बारे में, कि वो कहाँ तक सपोर्टिव होगा स्टूडेंट्स के करियर बनाने में, इस संबंध में देखिए, विचार व्यक्त कीजिए। अगर मैंने तो अपने पहले भी वीडियो में कहा था ये बात कि रेनेशा आईएएस के रवि सर नहीं, रवि भैया हैं बच्चों के लिए। क्योंकि सर ने, और सबसे बड़ी बात है कि सर ने बहुत सा कंटेंट इंटरनेट पे डाल रखा है, यूट्यूब पे डाल रखा है, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, और दूसरी बात है कि उनका जो खुद का एक्सपर्टीज है, उन्होंने बहुत से एग्जामिनेशंस को फेस किया, बहुत से एग्जाम्स को क्लियर किया, वो एक्सपर्टीज ऑब्वियसली आपके काम आएगी। और ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन प्रेव योरसेल्फ। जैसे मैं पहले बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं देता था, जिमिंग चलती थी बट रनिंग एंड ऑल नहीं होती थी। जब मैं यहाँ आया तो मुझे 1 महीने लगे उसको करने के लिए। तो आपके पास मेरी गलतियों से सीखने के लिए मौका है। अगर आपको पुलिस सर्विसेज पसंद है तो थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो। अभी हमें 8 से 9 घंटे वर्कआउट करना पड़ता है बाहर में, तो वो चीज अगर आप अभी से करोगे तो यू विल बी इंजॉइंग द ट्रेनिंग फेज। मुझे शुरू का 1 महीना एडजस्ट करने में लग गया था। तो जस्ट यूटिलाइज दिस टाइम, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि तुम अपने स्टेट में खुद खुद के लोगों को सर्व कर रहे हो, और तुम अपने स्टेट में रहोगे तो ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे समाज के लिए, सबके लिए बड़ी बात होगी। एंड एग्जाम का इंतजार मत करो, तुम प्रिपेयर्ड रहो मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम तो होगा अपने टाइम पे। अपने दे आर जस्ट, टाइम। हाँ, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन, बट एग्जाम होता ही है। जमाने से देखते आए हो, एग्जाम होता है, आपको बस प्रिपेयर्ड रहना है। रहना है। क्योंकि आप पहले से तैयार रहोगे तो आप इट विल बी इजी फॉर यू टू क्लिंच द अपॉर्चुनिटी, एल्स इट विल बी टफ। तो बस दिस इज हाउ इट गोज, एंड हाँ, और हर साल जस्ट गो ऑल द अपॉर्चुनिटी बेस्ट। मिलता नहीं है, और जब मिले तो उसको फाइनली पास करना। हाँ वो चीज हो। थैंक यू सनी जी, आप इतना। और ये पूरे हाँ, देश में इकलौता ऐसा एग्जाम है, थैंक यू मैम, हाँ, हाँ, इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिहार में भी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है। हाँ, तो हाँ, इस चीज को खास ध्यान रखो कि ये आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। नेगेटिव मार्किंग के बाद चीजें टफ हो जाएंगी। हाँ, और सबको पास करना बहुत मुश्किल होगा, और जब बिहार में लागू हुआ है तो फिर मे भी झारखंड में भी कुछ दिन में शायद लागू हो जाए। इसीलिए अपना तैयारी को बेस्ट सबको देना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप जिस प्रकार सबको समझाए हैं उनके लाइफ में काफी सपोर्टिव रहेगा। और जो भी कहीं डाउट्स है, अब स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं आपसे मिलने। ठीक है सनी जी, आप इतना कीमती ओके मैम, समय दिए, और भविष्य में जब भी ओके मैम, जरूरत पड़े स्टूडेंट्स को आइए, या गाइड फॉर कीजिए। श्योर, हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू गाइस, एंड जय हिंद, ऑल द बेस्ट। ठीक है। क्लियर आउट हो गया। और सभी आप स्टूडेंट्स सनीवर्धन सर का आप लोग सुने होंगे, और काफी मोटिवेशनल है, काफी अच्छा वो बताए हैं। आप लोग उसको अपने जो भी डेली रूटीन में शामिल कीजिए, उनके जो भी एडवाइस हैं उनको शामिल कीजिए,